सो गाइस मैंने फाइनली टेकनेट के सीजन 1 का डीएलसी स्टोरी मोड प्ले किया जिसका नाम था अनफॉरगॉटन एकोस। और क्या ही स्टोरी मोड था। हिहाची का रिटर्न देखकर उसके साथ प्ले करके तो मजा ही आ गया। इसलिए अगर तुमने मेरी डीएलसी स्टोरी वाली गेम प्ले वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से चेकआउट करना, तुम्हें देख के मजा आएगा। और टेंशन मत लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो उसको चेकआउट जरूर करना। बाकी इस वीडियो का क्या तुम थंबनेल देखकर समझ चुके होगे कि मैं इस वीडियो में इसी डीएलसी स्टोरी मोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि पहले अपना हियाची इवल था, फिर वो गुड बन गया और फिर से इवल बन गया। और इसके अलावा इसकी मेमोरी भी जा रखी है और अब इसको एक नई पावर भी मिली है। तो सब कुछ तुम्हें ठीक से एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स बिगिन। तो स्टोरी में हमें सबसे पहले एडी और डेविल काजुया की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ डेविल काजुया सोल्जर्स के साथ एडी को भी डिफीट कर बोलता है क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है। जिसका जवाब एडी देता है कि मैंने अभी अपना रिवेंज नहीं लिया है या अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया है। कि तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि एडी एक्चुअली में नाइटमेयर देख रहा था, जिसमें एडी नींद में चिल्ला भी रहा था। बट योशिमित्सु के पूछने पर एडी कहता है मैं ठीक हूँ। इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ के सभी मेंबर्स लार्स की रेबल आर्मी के पास जा रहे हैं, जहाँ पर एडी को अपनी ताकत प्रूफ करनी पड़ेगी। एंड इसके बाद हम सीधे लार्स से मिलने का सीन देखते हैं, जहाँ ये टाइमलाइन को याद रखना ये सब टाइम लाइटिंग ऑपरेशन का है, जब टेकनेट के मेन स्टोरी मोड के चैप्टर 1 में जिन काजुया से डिफीट हो गया था। और इसी टाइम में काजुया ने भी टूर्नामेंट 8 को अनाउंस किया था। सो लार्स यहाँ पर एडी से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी आर्मी जी कॉर्प को रोकने के लिए किसी भी टेकन फोर्स के सोल्जर्स को ला रही है जो जी कॉर्प का सामना कर सके। जिसका जवाब एडी देता है कि हर कोई अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए रेडी है। जिसके बाद लार्स एडी से कहते हुए कि तुम इस पॉइंट पर उनके लिए क्या कर सकते हो मुझे दिखाओ। जिसके बाद दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे से फ्रेंडली फाइट करते हैं, जिसमें एडी अपने आप को प्रूव करता है। जिसके बाद दोनों ही अपने मिशंस के बारे में बात करते हैं कि अगर हमें वॉर जीतना है तो और भी एलाइज की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद एडी जैसे ही अपने अगले मिशन पर जाने की बात करता है तो लार्स उसे पहले किसी से मिलने के लिए बोलता है जो ऑपरेशन लाइटिंग की है, जिन काजामा। जिसे एडी देख के चौंक जाता है। बट जिन एडी को देख के कहता है बहुत टाइम हो गया एडी जवाब देता है लास्ट हमारी बात तब हुई थी जब मेरे मास्टर की डेथ के बारे में तुमने मुझे बताया था। और ऐसे ही कन्वर्जेशन में एडी और जिन एक दूसरे के गिले शिकवे दूर करते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ वो हमारी ही अपनी वजह से हुआ है। जिसके बाद दोनों ही एक फ्रेंडली फाइट करते हैं। एंड फिर इसके बाद जिन एडी से माफी मांगता है क्योंकि टेकन 6 के टाइम में जिन ने एडी को टेकन फोर्स के थ्रू बहुत ही गलत काम करवाए थे। बट फिर भी एडी इसके लिए जिन को माफ कर देता है, जिसको देखकर जिन बोलता है एडी तुम काफी बदल गए हो। जिसका जवाब एडी देता है कि चाहे लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़े बट वो फिर से खड़े हो सकते हैं, तुम भी बदल सकते हो। चलो दोस्तों के साथ अपने फ्यूचर के लिए लड़ते हैं। और यहीं पर जिन और एडी का सेगमेंट खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमें लीडिया का प्लेन दिखाया जाता है, जहां वो लार्स के सामने खुद को प्रूफ करने के लिए एडी को नाइस वर्क कहते हुए उसे आगे के मिशन के बारे में बताती है, जहां टेकन फोर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए साउथ अमेरिका मिशिमा ज़ेबासु बेस पर जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद एडी भी ये सुन ओवर एंड आउट बोल ही रहा होता है कि तभी लीडिया एडी को रुकने के लिए बोलती है और बताती है कि हमें वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं। साउथ अमेरिका में मिशिमा ज़ेबासु बेस पर जी कॉर्पोरेशन ने अटैक कर दिया है। अब एडी ये सुन सीधे बेस की ओर निकल पड़ता है, जहां जी कॉर्पोरेशन सोल्जर्स मिशिमा ज़ेबासु के सोल्जर्स को डिफीट कर चुके थे। और इससे पहले कि वो मिशिमा ज़ेबासु के सोल्जर्स को मार देते कि तभी एडी हेलीकॉप्टर से जंप कर सीधे जी कॉर्प के सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। और मिशिमा ज़ेबासु के सोल्जर्स ये देख के चौंक जाते हैं कि कैप्टन एडी यहाँ पे क्यों है, उन्होंने तो टेकन फोर्स को छोड़ दिया था। बट एडी सोल्जर्स को ये बोलते हुए कि ये कहानी फिर कभी बताऊंगा, वो जी कॉर्पोरेशन के सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। बट सोल्जर्स जैसे डिफीट होते हैं कि तभी जैक 7 भी एडी पर अटैक कर देते हैं। बट एडी इनको भी डिफीट कर वहां से जाने लगता है कि तभी नीना एडी को रोक बोलती है कहीं जा रहे हो? Going somewhere? बट एडी नीना को जी कॉर्प के साथ देख के चौंक जाता है। जिसके बाद फिर दोनों में फाइट स्टार्ट हो। एडी नीना को डिफीट कर बोलता है इट्स ओवर नीना। जिसके बाद नीना भी ये बोलते हुए वहाँ से चली जाती है कि मुझे वो डेटा मिल गया है जिसकी मुझे जरूरत थी, इसलिए इससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। जिसके बाद सभी सोल्जर से एडी के पास आते। एडी सभी को एक मोटिवेशन स्पीच देते हुए बोलता है कि जो हमने क्राइम किए हैं वो कभी नहीं मिटेंगे, चाहे पीपल्स को कितनी मुश्किलों का
सामना करना पड़े वो फिर से खड़े उठ सकते हैं। जिसके बाद एडी सभी सोल्जर्स को अपनी टीम में ऐड होने की रिक्वेस्ट करता है ताकि जरूरतमंद लोगों की हेल्प की जा सके। और ये सुन सोल्जर्स भी एडी को सैल्यूट करते हैं कि तभी नीना फिर वहाँ पे आते एडी से बोलती है, ओ एडी, मैं तुम्हें एक स्पेशल प्रेजेंट देना भूल ही गई थी, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। ये बोलते हुए नीना वहाँ से चली जाती है और तभी जैक 7 अपने साथ मिसाइल्स को लाते सबके साथ खुद को भी सेल्फ डिस्ट्रॉय करने आगे बढ़ते हैं। और एडी अपने सोल्जर्स को देख कि वो जख्मी हालत में भाग नहीं पाएंगे, एडी खुद जैक 7 पे अटैक कर ब्लास्ट हो जाता है। और ये देख सभी सोल्जर्स को लगता है कि कैप्टन एडी नहीं बचे, बट एडी अपने रेजार्ट का यूज कर फायर को भी कंट्रोल कर विस्फोट से बच जाता है। और ये देख सभी सोल्जर्स खुश हो जाते हैं। जिसके बाद फिर लीडिया एडी से वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछती है, जहाँ पर एडी अपने मिशन के बारे में बताता है कि मैं साउथ अमेरिका टेकन फोर्स को अपने साथ एक करने में कामयाब रहा। और यहीं पर ही एडी टेकन मॉन्क्स के बारे में लीडिया को बताता है, जिसके बारे में उसे पहले से ही पता है। इसके बाद चैप्टर 3 में हम एडी, योशिमित्सु और लीडिया को साथ देखते हैं, जहाँ पर लीडिया न्यूज देखते हुए कि कैसे उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी को कियोस से बचाया, जिसके लिए उन्हें वॉरियर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। और यहीं पर ही लीडिया अपने ग्रैंडफादर की भी बातों को याद करती है, जहाँ वो बताते हैं कि तुम्हें अपने फादर की डेथ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हारी लाइफ टाइम में जो दर्द है वो लोगों का दर्द है, तुम्हें इनजस्टिस के सामने झुकना नहीं चाहिए। बट इसके बाद भी जो भी काजुए ने किया उसे लीडिया रोक नहीं पाई, ये सोच काफी डीमोटिवेट होती है। बट फिर एडी लीडिया को याद दिलाता है कि कैसे उसने एडी की जान बचाई थी, उसे मोटिवेट करता है। और लीडिया भी एडी की उसी लाइन को याद करती है जो इस टीम में सभी पर अप्लाई होता है कि चाहे कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़े वो हमेशा फिर से खड़े हो सकते हैं। जिससे लीडिया भी ये बात याद कर थोड़ा मोटिवेट हो सभी को थैंक यू बोलती है। जिसके बाद पायलट बोलता है कि हम अपने टारगेट पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। देन इसके बाद हमें लीडिया रीना से मिलते हुए दिखाई जाती है, जहाँ पर ये रिवील होता है कि रीना जी कॉर्पोरेशन की लीक इन्फॉर्मेशन लीडिया तक पहुंचाती थी एंड दैट्स वाई रीजन लीडिया भी न्यूयॉर्क सिटी को बचा पाती है। बट लीडिया को रीना की हेल्प करने का रीजन नहीं पता कि वो उनकी हेल्प क्यों कर रही है, इसलिए लीडिया पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। तो रीना लीडिया को हियाची के थ्रू सेंड किए गए लेटर के बारे में याद दिलाती है जो हियाची ने लीडिया को सेंड किया था। बट ये बात रीना को कैसे पता, ये सोच लीडिया शॉक्ड हो जाती है। और वहीं अब रीना को लगता है हमारे गेस्ट के आने का टाइम हो गया है। ये बोलते हुए दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। बट फाइट के बीच ही जैसा कि रीना ने कहा था गेस्ट आ रहे हैं कि तभी टेकन मॉन्क्स वहाँ पे आते लीडिया को बताते हैं कि तुम वही वॉरियर हो जिसकी हम टेकन मॉन्क्स तलाश कर रहे थे, बट इसे पहले कंफर्म करना होगा कि तुम वर्दी हो या नहीं। इसलिए फिर इसके बाद टेकन मॉन्क्स लीडिया से फाइट कर उसका टेस्ट लेते हैं, जिसमें लीडिया भी सभी टेकन मॉन्क्स को डिफीट कर खुद को प्रूफ करती है। और टेकन मॉन्क्स लीडिया को वर्दी कंफर्म कर उन्हें ढूंढने के लिए बोल वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रीना लीडिया को टेकन मॉन्क्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती है, जिनके बारे में मिशिमा ज़ेबासु के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनके बारे में बस इतना पता है कि वो मिशिमास को एक खतरे के रूप में देखते हैं और उनको एक पैरलेस वॉरियर की तलाश है। जिसके बाद रीना ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि वो जी कॉर्प के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन भेजती रहेगी। अब इसके बाद स्टार्ट होता है चैप्टर 4, जहाँ पर लीडिया टेकन मॉन्क्स की लोकेशन ढूंढ योशिमित्सु और एडी के साथ जैन माजी टेम्पल पहुँचती है, जहाँ पर उसका सबसे पहला टेस्ट एक टेकन हाई प्रीस्ट नेम सेरियो लेता है, जो उसकी बॉडी और टेक्निक का टेस्ट लेने के लिए लीडिया से फाइट करता है। बट लीडिया काफी पावरफुल होने की वजह से वो सेरियो को डिफीट कर देती है कि तभी उसका एक और टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें टेकन हाई प्रीस्ट सुजाकू लीडिया के मेटल का टेस्ट लेते हैं। मतलब कि एक तरह से उसके माइंड का टेस्ट होगा, जिसमें लीडिया को उसे डिफीट करना होगा जो उसके माइंड में काफी पावरफुल है, एक तरह से उसके डार्कनेस को। इसलिए स्मोक में से क्रिएट होता है शैडो काजुया, जिसमें लीडिया शैडो काजुया को काफी मुश्किलों से ही सही बट उसे भी डिफीट कर देती है, जिससे हाई प्रीस्ट सुजाकू काफी इम्प्रेस हो लीडिया को किसी पर्सन से मिलवाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि हियाची मिशिमा था। सो इसके बाद हमें चैप्टर 5 में टेकन मॉन्क्स की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि कई सेंचुरीज पहले मिशिमा स्टाइल डीमंस को खत्म करने वाली एक फाइटिंग स्टाइल थी, जिसमें दो क्लैंस लेजिटिमेट सक्सेसर बनने के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। बट डिफीट होने के बाद एक क्लैन ने खुद को बुद्धिस्ट टीचिंग की ओर समर्पित कर दुनिया से अलग हो गए और उस क्लैन का नाम था टेकन मॉन्क्स। और इनकी एक ओथ मतलब कि एक प्रण भी है कि टाइम के साथ गायब हुई अल्टीमेट टेक्निक में मास्टर बनना और मिशिमा स्टाइल उनकी फॉर्मर प्योरिटी को वापस रिस्टोर करना। सो इसके बाद हमें फिर से हियाची के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर हियाची और सेरियो की कन्वर्जेशन में हमें ये रिवील किया जाता है कि टेकन 7 के टाइम हियाची सरवाइव कर कैसे बच गया। सो जब टेकन 7 के टाइम में काजुया हियाची को डिफीट कर उसे वॉल्केनो में फेंक देता है कि तभी वहाँ पे टेकन मॉन्क हाई प्रीस्ट सेरियो हियाची को वॉल्केनो में गिरने से बचा लेता है।
है। और यहाँ पर दोनों के कन्वर्जेशन से हमें ये भी रीजन समझ आता है कि टेकन मॉन्क्स ने हियाची को क्यों बचाया, क्योंकि टेकन मॉन्क्स का ऐसा मानना था कि हियाची में ही मिशिमा स्टाइल की अल्टीमेट टेक्निक को अनलॉक करने की क्षमता है, बट इसे अनलॉक करने के लिए माइंड, बॉडी और टेक्निक एकदम बैलेंस होना चाहिए। इसलिए इसके बाद फिर सेरियो ये देखने के लिए कि इन 6 महीनों में हियाची ने क्या सीखा, उससे फाइट करता है। अब फाइट के टाइम में सेरियो डिफीट होने पर भी हियाची के माइंड में किसी की आवाज आती है जो सेरियो को खत्म करने के लिए बोलता है, बट हियाची इस वॉइस को इग्नोर करता है। इसके बाद लीडिया और योशिमित्सु हियाची की फाइट देखे उसकी तारीफ करते हैं। और यहाँ पर हमें एक और मिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि हियाची की मेमोरी लॉस हो चुकी है, मतलब कि उसकी याददाश्त चली गई है, इसलिए उसे पास्ट का कुछ भी याद नहीं, सिवाय इसके कि वो भी मिशिमा स्टाइल का यूज करता है। इसलिए टेकन मॉन्क्स उसके भाई हुए और इसी रीजन के चलते हियाची को जो स्पेशल टेक्निक की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसमें हियाची काफी अच्छा कर रहा था, क्योंकि ये इवल हियाची ना हो के ये प्योर हार्टेड हियाची है। और जो प्योर हार्टेड मिशिमा होगा वही अल्टीमेट पावर को अनलॉक करने का टेस्ट दे सकता है। बट टाइम की कमी होने की वजह से ये टेस्ट कल के बदले आज ही स्टार्ट किया जाता है, जिसके लिए फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया जाता है। बट यहाँ पर सुजाकू को थोड़ा सा डर है कि ऐसा करने से कहीं हियाची की याददाश्त में कोई असर न पड़े, बट कोई रास्ता न होने की वजह से टेस्ट को स्टार्ट किया जाता है, जिसमें सेम लीडिया के ही जैसे हियाची को भी अपने डार्कनेस से फाइट कर उसे बाहर निकालना होगा, जहाँ इस बार काजुया नहीं बल्कि वो खुद को क्रिएट करता है। बट ये टेकन 7 का इवल हियाची था जो अपने ओजी हियाची को भटकाने की भी कोशिश करता है। जिसके बाद दोनों में फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें अपना ओजी हियाची शैडो हियाची को डिफीट कर खुद को वर्दी प्रूफ करता है। बट इसके बाद भी स्टार क्रशर ट्रायल को पार करने के लिए हियाची को एक और टेस्ट देना होगा, जिसमें हियाची को अपने माइंड, बॉडी और टेक्निक को बैलेंस करना होगा, जिसके लिए हियाची लीडिया से फाइट करता है, जिसमें लीडिया उससे फाइट के साथ उसे बैलेंस करना सिखाती है। एंड इसके बाद हमें एक्चुअली में बताया जाता है कि ये स्टार क्रशर ट्रायल है क्या, जिसके लिए हियाची इतनी ट्रेनिंग कर रहा था। सो सेरियो बताता है कि स्टार क्रशर ट्रायल में हियाची को एक मीटियोराइट को तोड़ना होगा जो 200 सालों में बस एक बार गिरता है। सो हियाची इस टेस्ट के लिए जा ही रहा होता है कि तभी लीडिया हियाची को जाने से पहले रिक्वेस्ट करती है कि क्या ट्रायल खत्म हो जाने के बाद तुम हमारी काजुया के अगेंस्ट वॉर में शामिल होगे। तो सुजाकू जवाब देता है कि अगर हियाची अल्टीमेट टेक्निक को हासिल कर लेता है तो इसे डेविल जिन के खिलाफ फाइट किया जा सकता है। अब यहाँ डेविल जिन का नाम सुनते ही हियाची को डेविल से फाइट की मेमोरी से याद आने लगती है, बट हियाची इस बार भी इसे इग्नोर कर लीडिया से कहता है कि हाँ, मैं उस काजुया मिशिमा को सही रास्ते पे ले आऊंगा। जिसके बाद हियाची स्टार क्रशर ट्रायल की ओर निकल पड़ता है। और यहाँ पर जो कनेक्शन दिखाया गया है ये देख के तो मैं भी चौंक गया था, क्योंकि इतने टाइम से जिस स्टार क्रशर की बात चल रही थी उसका सीधा कनेक्शन जिन और काजुया से था। क्योंकि तुम्हें याद होगा मेन स्टोरी मोड के एंड में काजुया और जिन एक काफी बड़े रॉक पर स्पेस में फाइट कर रहे होते हैं और एंड में दोनों एक दूसरे को इतना पावरफुल पंच मारते हैं जिससे दोनों का डेविल मिटने लगता है और वो रॉक भी स्पेस से अर्थ की ओर गिरने लगता है, जिसमें उसके कई टुकड़े होने लगते हैं और उसी में से एक टुकड़ा हियाची की ओर आने लगता है, जिसे हियाची अपनी पूरी पावर लगा हाथों से रोकता है। बट इतना काफी नहीं था, इसलिए हियाची मीटियोराइट को तोड़ने के लिए उसमें अपना सर दे मारता है। और सेम यही चीज टेकन 7 में भी हुई थी, जहाँ पर हियाची काजुया को अपना सर दे मारता है। सो इस अटैक से हियाची मीटियोराइट को डिस्ट्रॉय कर अल्टीमेट टेक्निक को गेन कर लेता है। बट इसी अटैक से उसकी खोई हुई याददाश्त भी वापस आ जाती है और अब जाकर हमें अपना ओरिजिनल इवल हियाची मिशिमा देखने को मिलता है, जो सीधे इसके बाद अपने भाई मतलब कि टेकन मॉन्क्स पर ही अटैक कर देता है। और ये देख लीडिया, एडी और योशिमित्सु के साथ वहाँ जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि हियाची ने सभी टेकन मॉन्क्स को मार दिया है। जिसके बाद तीनों हियाची को रोकने के लिए उस पर अटैक करने की सोचते हैं और हियाची भी ये बोलते हुए रेडी होता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रू पावर क्या होती है। तो सबसे पहले हियाची से योशिमित्सु और एडी फाइट करते हैं, बट हियाची दोनों को ही जमीन में गाड़ देता है। और इसके बाद एंड में लीडिया हियाची से फाइट करती है, जिसमें वो अपना सब कुछ लगा देती है, अपनी बैलेंस करने की पावर, अपने ग्रैंडफादर से किया हुआ प्रॉमिस, अपनी कंट्री, अपने लोग, सबके लिए हियाची पर अटैक करती है। बट हियाची तो हियाची है, वो पहले काफी पावरफुल था और अब तो उसके पास मिशिमा स्टाइल की अल्टीमेट टेक्निक भी है, इसलिए लीडिया हियाची को डिफीट नहीं कर पाती। और सबके बेहोश हो जाने के बाद हियाची काजुया को याद कर बोलता है, जैसा कि मैंने वादा किया था मैं काजुया को उसकी असली औकात दिखाऊंगा। 和也の少年はわしが叩き直してやろう。あとあやつの血が目覚めれば全てわしの計画通りじゃ。
और यहीं पर ये DLC स्टोरी एंड हो जाती है। सो आई नो बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें कंफ्यूज कर रही होगी, जैसे कि इसके बाद क्या होगा, हियाची की याददाश्त कैसे गई, फिर वापस कैसे आई, तो सबके बारे में बात करूंगा, क्योंकि इसके बाद में इसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन पर भी वीडियो बनाऊंगा। बट आज के लिए बस इतना ही। तुम बताओ तुम्हें हियाची का कमबैक कैसा लगा। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करो, नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ तुमसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।